students, I, your biology ma'am, welcomes you to Pradis Institute of Education. This is Dr. Garima Singh and by now you already know why are we here. We are here because हम पढ़ रहे हैं साथ में बेटा 11th क्लास की नीट और टारगेट कर रहे हैं नीट 2024 को. तो नीट 2024 के लिए हमने बायो पढ़ना स्टार्ट किया है. द चैप्टर विच वी हैव स्टार्टेड इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, हमारा थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसके लिए आप हमारे चैनल प्राडिस एजुकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ. सो आई होप आप सारी लेक्चर्स टाइमली अटेंड कर रहे होंगे और आप सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ते जा रहे हैं. बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि स्टार्ट करना अर्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा कंसिस्टेंट रहना, डेली के डेली अपना काम कंप्लीट करना, क्योंकि हम छोटी सी राइयों को इकट्ठा करके पहाड़ बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेली का काम डेली, रोज की पढ़ाई डेली, रोज की एनसीईआरटी रीडिंग डेली. तो हमारा काम बहुत स्मूथली बहुत प्यार से होगा और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, तो चलो आप ये चीज़ ऑलरेडी जानते हो कि प्राडिस एजुकेशन हमारा चैनल है. प्राडिस एजुकेशन ऑलरेडी एक ई लर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें हम क्लासेस केजी से लेकर क्लासेस 12th तक लाइव क्लासेस और 2D वीडियोस, 3D वीडियोस और साथ साथ में फ्री सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. सो वी प्रोवाइड एवरीथिंग एट अ वेरी मिनिमल पैकेज. बिकॉज अभी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है. तो ऑफर प्राइस के हिसाब से आप कूपन कोड यूज़ करोगे अगर, तो 30,000 का जो पैकेज है वो आपको 8,999 में मिल जाएगा. तो बाकी सारी क्लासेस के बच्चे ये ऑफर अवेल कर सकते हैं. बट 11th क्लास नीट आप लोग हमारे साथ कंप्लीटली फ्री पढ़ेंगे. तो 11th क्लास चलिए शुरू करते हैं हमारी नीट की तैयारी. और टाइम टेबल आप ऑलरेडी अब गो थ्रू हो चुके हैं इससे. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्या था, लास्ट लेक्चर में मैम हमने पढ़ लिया है अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. तो हमें आज की डेट में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में सारी जानकारी है. हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत हमको आ नहीं रही है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे विथ द यूकैरियोटिक सेल. तो हमारी गाड़ी बच्चा आगे बढ़ गई है. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराने जमाने के सेल से हम आ चुके हैं आज के जमाने के एडवांस्ड सेल्स पर. ये सेल्स ज्यादा एडवांस्ड है. क्यों है, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण. इनके पास कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं देखा. तो हम अब देखेंगे कि एक यूकैरियोटिक सेल एग्जैक्टली कैसे होता है. और हम दो टाइप के सेल्स पे बेटा कंसंट्रेट करने वाले हैं, एक हमारे एनिमल सेल्स और दूसरे हमारे प्लांट सेल्स. बाकी प्रोटिस्ट के सेल्स कैसे होते हैं या फंजाई के सेल्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम इतना डिटेल नहीं दिखाया है. यहाँ क्या बताया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर करते हुए. तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है बच्चा. अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 चेकआउट कर सकते हो. तो आई होप कि आप लोग वो देख चुके हो, इसीलिए अब हम यूकैरियोटिक सेल साथ में स्टार्ट करने वाले हैं. देखो यूकैरियोटिक सेल की जैसे ही बात होती है ना, हमारी बुक हमें बहुत प्यार से बोलती है. क्या बोलती है बहुत प्यार से, वो कहती है अरे भैया यूकैरियोटिक सेल मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है वो बिलोंग करते हैं यूकैरियोट्स को. मतलब उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं, जिसमें यू का मतलब होता है एडवांस्ड, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. एडवांस्ड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, तो यूकैरियोट आप कहलाओगे. इसमें कौन कौन आएगा, सारे के सारे प्रोटिस्ट मतलब जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं विच पजेस अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस वाला सेल, उनको हमने कहाँ प्लेस किया है, उनको हमने प्लेस किया है इन प्रोटिस्ट. फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चा तो हमारे पास आएंगे सारे के सारे प्लांट्स और सारे प्लांट्स के बाद सारे एनिमल्स एंड इसी में मिलेंगे हमें सारे के सारे फंजाई. तो सारे प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू यूकैरियोट्स. ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल में क्या देखने को मिलता है हमें, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव टाइप का कंपार्टमेंटलाइजेशन. एक्सटेंसिव टाइप का कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब आपको पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे के पूरे जेली लाइक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे. तो न्यूक्लियस तो था ही आपके पास, न्यूक्लियस के अलावा भी आपको बहुत छोटे छोटे से अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिनमें कुछ अलग अलग चीजें हो रही होंगी. तो आपको एक एक्सटेंसिव नेटवर्क मिलेगा बच्चा कंपार्टमेंट्स का. इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट है बिकॉज दे हैव मेनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. तो यहाँ से हमसे एजर्शन रीजन भी पूछ सकते हैं. क्या पूछ सकते हैं कि लिख देंगे एजर्शन में कि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, रीजन में लिख देंगे क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं.
तो ये ऑब्वियसली बात है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये वाला आंसर फिर हमारा ए चला जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स को देखोगे ना तो इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर एनवेलप से, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलप से कवर्ड रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ये भी नोटिस करोगे कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास मूवमेंट करने के लिए अलग अलग टाइप का फ्लैजेला है, किसी के पास सीलिया है। प्लस आप ये भी देखोगे कि उसको स्ट्रेंथ देने के लिए या सपोर्ट देने के लिए साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो अंदर जैसे हमारे पास स्केलेटन होता है, वैसे ही इनके साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन के फाइबर्स वगैरह रहते हैं जो इनको एक प्रॉपर शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, रिजिड बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में हमारे। फिर इसके अलावा इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चा, वो जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, पहले ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है और यही बाद में अपने आप को क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आपको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो हमारे पास होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स में हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेड रहता है। तो ऐसा कुछ हमको देखने मिलेगा एक यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों हमें एक यूकैरियोटिक सेल। तो एक यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो एक खास तौर पे प्लांट सेल है। प्लांट सेल क्यों है, क्योंकि इसके पास बाहर की तरफ हमें सेल वॉल दिख रही है। तो अगर बाहर आपको सेल वॉल दिखे, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर, तो मतलब हो सकता है कि एक प्लांट सेल है और इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है। प्लस इसको प्लांट सेल जो चीज बना रही हैं वो है ये एक स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनल्स जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल्स में खास तौर पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। इन प्लास्टिड्स में से एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर करता है, जिसे आप बुलाते हो क्लोरोप्लास्ट। तो आपको दिख रहा है यहाँ बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, वही इसे क्या बना रहे हैं, एक प्लांट सेल। और एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है बच्चा, ऑलमोस्ट 90% स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है इस सेल की, और ये कहलाता है प्लांट सेल का वैक्यूल। तो हर एक प्लांट सेल की एक खासियत होती है, हर एक प्लांट सेल की एक खासियत होती है कि उनमें क्या रहती हैं, उनमें रहती हैं सेल वॉल, उनमें रहते हैं प्लास्टिड्स और उनमें रहता है एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल। और जब आप इसे एक एनिमल सेल से कंपेयर करोगे ना, जब आप इसे एक एनिमल सेल से कंपेयर करोगे तो एनिमल सेल में इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ना उनके पास सेल वॉल है, ना उनके पास प्लास्टिड्स हैं और ना ही उनके पास सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज वैक्यूल है। तो एनिमल सेल्स ये सारी चीजें लैक करेंगे, उनमें सारी चीजों की कमी है। ऑन दी अदर हैंड प्लांट सेल्स में ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहेंगी। सारे यूकैरियोटिक सेल्स इसीलिए हम कहते हैं आइडेंटिकल नहीं होते। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। कुछ सिमिलैरिटीज हैं इनमें, बेशक हैं, बट काफी सारे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट सेल्स एनिमल सेल से डिफर है क्योंकि फॉर्मर कौन है, प्लांट सेल possess करता है cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in the animal cells. So animal cells won't contain any of these. On the other hand, what will an animal cell have? Animal cell के पास भी कुछ extra है जो plant cells के पास नहीं है. And what is that? We already know it's a non-membrane bound cell organelle which is centrosome or a centriole. तो इनके पास centrioles रहते हैं, centrosome रहता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता था, जो कि आपको प्लांट सेल्स में नहीं मिलता, जो कि हमें प्लांट सेल्स में नहीं मिलता। तो ये सारे प्लांट सेल्स में ऑलमोस्ट गायब होगा, बट एनिमल सेल्स विल सर्टेनली हैव सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल विल सर्टेनली हैव सेंट्रियोल। तो देखो ये हमारी बुक के डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के डायग्राम्स, जितनी बार स्पेसिफाई करूं उतना कम है, इसलिए बार बार स्पेसिफाई करके तुम्हारा टाइम नहीं खोटी करूंगी। क्या याद रखना है तुम्हें, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत अच्छे से डायग्राम की लेबलिंग से याद रखनी है। तो देखो सेल वॉल थी, प्लांट सेल में एक सेल वॉल दिखेगी आपको, बिल्कुल दिखेगी। सेल वॉल के बाद क्या दिखना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखनी चाहिए, दिख रही है मैम। अंदर एक जेली लाइक मटेरियल साइटोप्लाज्म, वो भी दिख रहा है मैम। अभी आपने कहा एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, बेशक है मैम। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट होगा, वो भी दिख रहा है मैम। इतनी चीजें तो मैम हमें दिख गई, प्लस क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो हमने न्यूक्लियर एनवेलप देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया पूरा, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो भी देख लिया हमने। तो ये सारी चीजें तो मैम हमें दिख रही हैं, बट इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है। इसमें लिखा है RER, SER, लाइसोसोम, इसके अलावा पेरोक्सिसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। तो मैम ये सब स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक सेल में थे तो हमें पता है,
बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बच्चा हमें स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। मतलब बाकी स्ट्रक्चर्स आप एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देख पाओगे। राइबोसोम केवल एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर है जो आपको दोनों सेल्स में दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हमें, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो हम एक एक करके क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये मिडिल लैमेला क्या होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके हमारी क्लास में प्रोसीड करेंगे। अब बात करते हैं बाजू वाले सेल की, जो कि है एक एनिमल सेल। एनिमल सेल की जब बात होगी बच्चों, तो क्या ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे कि एनिमल सेल में सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है वो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक्स्ट्रा सेल वॉल वगैरह कुछ नहीं है। अंदर आ रहे हैं तो हमें साइटोप्लाज्म मिल रहा है विदाउट अ डाउट, हमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है। इसी से एसोसिएटेड या इसके बहुत प्लास में हमें क्या दिख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ दो टाइप का ईआर हमें इसके आजू बाजू दिखाई दे रहा है। प्लस हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चा बहुत सारे ये सॉसेज शेप स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, बहुत सारे राइबोसोम्स दिख रहे हैं। इनके अलावा हमें ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस, जो कि प्लांट सेल में भी थे और यहाँ पर भी हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, अगेन दोनों में कॉमन है। उसके अलावा यहाँ भी हमें पेरोक्सिसोम देखने को मिल रहे हैं, वहाँ भी हमने पेरोक्सिसोम की बात की थी। अब इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है बेटा सेंट्रियोल, वो है बेटा सेंट्रियोल। तो देखो सेंट्रियोल कैसा दिखता है, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो बुक का तो आपको दिख रहा होगा सेंट्रियोल कुछ इस तरीके से बना रखा है, सेंट्रियोल कुछ इस तरीके से बना रखा है। तो ये सिलेंड्रिकल से स्ट्रक्चर्स होते हैं दो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे लाई करते हैं और इस तरीके से इनके आजू बाजू छोटे छोटे पेरीट्यूब्युलर सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। अगेन सिर्फ एनिमल सेल्स में है, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन इस तरीके से अपने आप को माइक्रोबिलाई में कन्वर्ट कर चुकी है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। अब जिस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे ना, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल बता दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है समझा दो। तो चलो आज की क्लास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको हर एक सेल में मिलेगा। हर एक सेल को जो उसकी बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रख रहा है वही आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आप इसको पता है पढ़ कब पाए, इसको इतने अच्छे से स्टडी कब कर पाए, इसके स्ट्रक्चर को कब समझ पाए। आप इसके स्ट्रक्चर्स को समझ पाए तभी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका। बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम सेल मेम्ब्रेन समझ ही नहीं पाते। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू नॉल एंड रस्का कि उनने हमारे लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। हैड दे नॉट डिस्कवर्ड इट, हमें सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ ही नहीं पाते। अब क्या हुआ, ये डिस्कवर हो गया तो इसके बाद लोगों ने मेम्ब्रेन पढ़नी स्टार्ट करी। अलग अलग सेल्स की मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंसेस दिख जाते हैं। बट सबसे ज्यादा केमिकल स्टडीज जब इनने करी ना तो वो करी इनने ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का क्या नाम है दूसरा, इनका नाम है इरिथ्रोसाइट्स, मतलब हमारे आरबीसीज। तो आरबीसीज की बेटा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई और जब इसकी स्टडी की गई तब जाके पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली दिखता कैसा है, एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो अभी जो दिखता है ना वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिनने हमें द फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझाया। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ट्राई कर रहे थे अलग अलग तरीके से मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने की। बट सिंगल और निकोलसन का दिया हुआ जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आज की डेट में प्रेजेंटली फॉलो किया जाता है और इसी स्ट्रक्चर को हम सही कंसिडर करते हैं। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कहते हैं कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन्स यहाँ वहाँ लैटरली बीच में फ्लो करते रहते हैं। तो प्रोटीन्स बीच में फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि सेमी फ्लूइड टाइप का है, क्वाजी फ्लूइड इन नेचर है। और ये स्ट्रक्चर बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है सिंगर और निकोलसन। अभी हम देखते हैं इनके बारे में भी कुछ। तो देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बुक में दिख रहा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बुक में दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ना ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये एक सिंगल लिपिड का मॉलिक्यूल है। हर लिपिड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब ये वाला जो हेड है पोलर है, ये वाटर को प्यार करता है। तो ये जहां जहां वाटर है वहां रहना चाहेगा। साइटोप्लाज्म में वाटर है तो ये वाटर को फेस करेगा, बाहर एनवायरनमेंट में वाटर हो सकता है तो ये बाहर की तरफ भी फेस करेगा। इसीलिए क्या देखा गया
कि लिपिड की एक लेयर में इस तरीके से अगर लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं तो दूसरी लेयर में एग्जैक्ट इसके उल्टे हैं, क्योंकि बाहर की तरफ भी वाटर हो सकता है, सेल के अंदर की तरफ भी बच्चा वाटर हो सकता है। तो ये अगर मेम्ब्रेन है, ये पूरी अगर मेम्ब्रेन है तो इस तरीके से मेम्ब्रेन है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक हेड फेस कर रहे हैं। और ये जो टेल है ना लिपिड की, ये जो टेल है ये कैसी होती है, ये होती है हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये वाटर से काफी डरती है। तो ये अपने आप को वाटर से छुपा के रखना चाहती है। वाटर से छुपा के रखने के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों टेल्स को एक दूसरे की तरफ फेस कराया ताकि अंदर बाहर दोनों ही तरफ इनको वाटर के कांटेक्ट में ना आना पड़े। ठीक है, तो इनको ना आना पड़े, तो ये कहलाती है नॉन पोलर टेल यानी हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो हेड्स होते हैं ये कहलाते हैं पोलर हेड्स यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड। तो ये एक पूरा लिपिड का मॉलिक्यूल है। मैक्सिमम टाइप के जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो फॉस्फोरस के साथ इंटैंगल्ड जब रहता है लिपिड तो इसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको लिपिड की दो बायलेयर्स मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम लिपिड बायलेयर्स आपको और क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाले हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को हमने क्या किया है, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है कि आपको उनको निकालना कितना इजी या कितना डिफिकल्ट जाएगा। अगर आप उन्हें बहुत इजीली यहां से निकाल पा रहे हो तो हम उन्हें कहते हैं बेटा पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बुलाते हैं उन्हें, पेरीफेरल प्रोटीन। और हम कहते हैं ये पेरीफेरल प्रोटीन भाई बाहर की तरफ ही लोकेटेड है, तो इनको यहां से निकालना काफी इजी रहेगा। और दूसरी तरफ जो प्रोटीन्स हैं वो है हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कंप्लीटली या फुल्ली या पार्शियली एम्बेडेड है इन दी बाइलेयर, एम्बेडेड है इन दी बाइलेयर, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लिपिड और प्रोटीन दो चीजें तो यहां से हमें समझ आ गई कि इस मेम्ब्रेन को बना रही हैं। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन को बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड और प्रोटीन तो बहुत सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े से हैं बट प्रेजेंट हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ शुगर लिखा हुआ है, तो ये शुगर मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है। मेजॉरिटी है लिपिड्स और प्रोटीन्स, बट यस कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। लिपिड्स में हम मैक्सिमम बात करें तो सारे लिपिड्स कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो मैक्सिमम सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं, बट कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है। तो लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। उसके अलावा प्रोटीन्स है पेरिफेरल, इंटीग्रल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर। तो ये सारी चीजें मिलाकर बना रही हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है बच्चा, देखो जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि मेनली कंपोज्ड है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। क्या लिखा है, मेनली मेजर जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो अरेंज्ड है इन अ बाइलेयर। तो बाइलेयर किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड की हमें बाइलेयर मिलेगी, फॉस्फोलिपिड की हमें बाइलेयर मिलेगी। लिपिड्स जो है वो अपने आप को अरेंज करते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। किस तरीके से कि पोलर हेड जो है वो रहे आउटर साइड पे, पोलर हेड जो है वो रहे आउटर साइड पे। तो ये अगर हमारी मेम्ब्रेन है, इसके इतने से हिस्से को हम देख रहे हैं, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या दिखेगा, हमें दिखेगा पोलर हेड, पोलर हेड। और ये देखने को मिलेगा कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो है अंदर की तरफ। तो ये अंदर का साइड है, दोनों हाइड्रोफोबिक टेल्स एक दूसरे को फेस करती हैं। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकती थी, तो आपको एक करेक्ट आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा। इससे क्या इंश्योर किया हमने कि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, उन्हीं से ये नॉन पोलर टेल बनी है। और इसको हम बाहर की वाटर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। एक दूसरे को फेस करते हैं तो वाटर के कांटेक्ट में आना नहीं पड़ता। इसके अलावा बेटा फॉस्फोलिपिड्स के अलावा मेम्ब्रेन में और क्या प्रेजेंट है, देखो कितने प्यार से लिखा है हमने कि इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। जितनी चीजें हमें बुक के डायग्राम में दिख रही थी वही सारी चीजें हमने यहाँ पर टेक्स्ट में भी देख ली। अब देखो इसके बाद हमने क्या कहा, स्टडीज होती गई। शुरू में लगा कि लिपिड और प्रोटीन का बना है, पर जब स्टडीज और हुई और फर्दर इन्हांस हुई तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये बहुत क्लियरली रिवील हो गया कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। और फिर इसके रेशियो पे बात हुई तो इन्होंने कहा कि जो रेशियो होगा प्रोटीन का और लिपिड का वो वेरी करेगा सेल टू सेल।
कि सेल किस टाइप का है, कितना ज़्यादा प्रोटीन, कितना कम लिपिड, कितना ज़्यादा लिपिड, कितना कम प्रोटीन, ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। और अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो जिस सेल को हम कंसिडर कर रहे हैं ना ह्यूमन बींग्स के, ये वाला सेल है अगेन हमारा आरबीसी। तो अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें ये दिखाई दिया कि प्रोटीन होता है बहुत सारा बच्चा, 52% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं और 40% के आसपास होते हैं लिपिड्स, 40% के आसपास होते हैं लिपिड्स। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जो बचे हुए 8% है उसमें क्या आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें आ जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेम्ब्रेन है एरिथ्रोसाइट की, उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन्स हैं, 40% के आसपास बच्चा लिपिड्स हैं। कितने इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस बेसिस पे हमारे जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है एज नंबर 1 इंटीग्रल एंड नंबर 2 पेरीफेरल। तो हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं एज इंटीग्रल और पेरीफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन्स कहाँ है? सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, वेयर एज इंटीग्रल प्रोटीन्स या तो पार्शली या तो फिर टोटली बरीड है इन द मेम्ब्रेन। तो या तो पार्शली अंदर है या तो कंप्लीटली मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी। अब इसके बारे में पता कैसे चला? मैंने आपको अभी क्या कहा कि ये जो स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, ड्राइंग में जो देखा, ये जो डायग्राम वाला स्ट्रक्चर था ना, ये प्रपोज किया है सिंगर और निकोलसन ने, और बहुत साल पहले नहीं किया है बेटा, 1972 में किया है। तो अभी चल रहा है 2022 और ये 1972, मतलब 50 साल पहले ही डिस्कवरी हुई है, ठीक है। 50 साल पहले ही हमें पता चला है एग्जैक्टली कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, और इस मॉडल को कहा गया फिर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्या कहा गया इसे? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और एक चीज और हमें पता चल गई है कि जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की होती है, ठीक है। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है, इसकी जो थिकनेस की बात हुई है, ये हमें रॉबर्टसन ने बताई थी इन द ईयर 1959, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बेटा यहाँ पर इसके बारे में मेंशन्ड है, तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल से पहले एक सैंडविच मॉडल करके प्रपोज हुआ था, और ये दिया था हमें डैवसन और डैनियल ने। तो डैवसन और डैनियली ने हमें क्या दिया था? सैंडविच मॉडल। बट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? एक्सेप्टेड मॉडल है हमारी बुक में लिखा है जो, जिसका नाम है द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। बुक में ईयर लिखा है 1972, तो हम भी स्टिक करेंगे विथ 1972। अब देखो इसके हिसाब से बोला क्या उन्होंने? इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जो आपका लिपिड है वो क्वाजी फ्लूइड है नेचर में। क्वाजी फ्लूइड मतलब थोड़ा सा जली लाइक है, थोड़ा सा फ्लूइड है, और इसी कारण से प्रोटीन्स उसके अंदर मूव कर सकते हैं, यहाँ वहां जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा इसका क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है, जिसके कारण प्रोटीन्स लैटरली मूव कर सकते हैं विद इन द ओवरऑल बायलेयर। तो यहाँ से वहां से वहां ऐसे करके प्रोटीन शिफ्ट इजीली कर पाएंगे। ये जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके कारण चीजें मूव कर सकती है ना, इसी चीज को हम कहते हैं उसकी फ्लूइडिटी, इसी चीज को हम कहते हैं उसकी फ्लूइडिटी। तो ये उसकी फ्लूइडिटी होती है जो अलाउ करती है मटेरियल को इधर से उधर मूव करने में। जो फ्लूइड नेचर होगा आपकी मेम्ब्रेन का, ये इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई? बहुत जरूरी है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। क्या क्या अश्योरेंस मिलता है उसको, या वो क्या क्या कर पाता है अपने इस फ्लूइड नेचर के कारण? क्वेश्चन यहां से बनेगा। सबसे पहली चीज बच्चा जो वो कर सकता है, वो करा पाता है सेल की ग्रोथ। सोचो अगर वो फ्लूइड नहीं होता, एक स्टिफ स्ट्रक्चर होता जैसे कि सेल वॉल, तो वो तो सेल को बड़ा ही नहीं होने देता, तो सेल की ग्रोथ नहीं हो पाती। बट क्योंकि ये फ्लूइड है, ये इजीली मूव कर पाता है, हेंस ये सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा क्योंकि ये इस तरीके से फ्लेक्सिबल है ना, फ्लूइडिटी है इसके अंदर, तो ये इस चीज में भी हेल्प कर रहा है कि ये सेल टू सेल जंक्शंस बनाने में आपकी हेल्प करे, तो इंटरसेल्यूलर जंक्शंस बनाने में आपकी हेल्प करेगा। फिर इसी के कारण यहाँ से कुछ कुछ चीजें सिक्रीट होती हैं, तो ये सिक्रीशन में मदद करेगा। ये फ्लूइड होने के कारण चीजों को इनगल्फ करना जानता है, अपने अंदर लेना जानता है, इसीलिए एंडोसाइटोसिस में मदद करेगा। एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज को मेम्ब्रेन के अंदर लेना। फिर यही रीजन है अगेन कि सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, डिवाइड करने में, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो एक सेल मेम्ब्रेन कर पा रही है
बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइड नेचर, क्योंकि लिपिड की जो लेयर है वो क्वाजी फ्लूइड इन नेचर है, उसकी फ्लूइडिटी के कारण उसको बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज मिली हैं, उसको ये सारी प्रॉपर्टीज मिली हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो बायलेयर दिखती है, ऐसे प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, ये ऊपर दिख रहे हैं आपको, इनके थ्रू जिसको ये अलाउ करेंगे वो मटेरियल अंदर जाएगा, जिसको मना कर देंगे वो नहीं जाएगा। तो हर चीज के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, जिसके चैनल हैं केवल वो अंदर जा सकता है, वो बाहर आ सकता है, जिसके लिए चैनल नहीं, जिसको परमिशन नहीं, उसको अंदर एंट्री या एग्जिट अलाउ नहीं। तो कौन आएगा कौन जाएगा उसके लिए इनके पास प्रोटीन जैसे गार्ड्स हैं, तो ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं आपको अंदर बुलाना है या नहीं बुलाना। ऐसे ही मेम्ब्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यही है बच्चा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो सेल में डिवाइड होने में हेल्प करना, ग्रोथ करने में हेल्प करना, जंक्शन बनाना, ये सब तो ठीक है, पर इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि सेल को बाहर से कौन सी चीज को अंदर बुलाना है, किस चीज को बाहर भेजना है, इस चीज को मॉनिटर करे। तो इसका भयंकर इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चा कि ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अलाउज सर्टेन मटेरियल्स टू गेन एंट्री एंड एग्जिट आउट ऑफ द सेल। तो कौन सा मटेरियल एंटर कर सकता है, कौन सा बाहर जाएगा, इट इज देन एंड देयर डिसाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एनर्जी के बहुत इजीली अंदर बाहर आ जाते हैं। मतलब जिनको अंदर बुलाने के लिए या बाहर करने के लिए आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी एज अ सेल, तो आपको उनको बुलाने के लिए कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है, ये बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, उसके बाद भी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंट्री कर पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बुलाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव वर्ड है मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रही, ये मॉलिक्यूल्स जहां पर ज्यादा हैं वहां से उस साइड मूव कर रहे हैं जहां पर इनका काउंट कम है, जहां पर इनका काउंट कम है। मतलब ये कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं बच्चों अपने हायर कंसंट्रेशन से, ये मूव कर रहे हैं अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से उस जगह तक जहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। तो अगर सेल के अंदर ये कम थे तो ये बाहर से सेल के अंदर आएंगे, कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए। ग्रेडियंट मतलब जहां ज्यादा है वहां से उस तरफ आ रहे हैं जहां कम है। इस तरीके से आओगे तो हम कहेंगे बिल्कुल आओ, बेशक आओ, कोई एनर्जी हमारी खर्च एक्स्ट्रा तुम्हें बुलाने में नहीं होगी। तो ये वाला मूवमेंट क्या कहला रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है, इस तरीके को हम क्या बुलाते हैं, इस तरीके को हम बुलाते हैं बच्चों सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किन चीजों का हो पाता है, देखो तो बुक के हिसाब से हमारे जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, न्यूट्रल मतलब ना कैटायन ना एनायन, न्यूट्रल हो आप। तो अगर आप इस तरीके के न्यूट्रल सॉल्यूट हो तो आप मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकते हो सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन तक आ जाओ। तो सारे न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर अगर ज्यादा हैं तो बाहर भी नॉर्मली जा सकते हैं। सो यहाँ से आप अंदर जाओ बाहर आओ, ये आप नॉर्मली और इजीली काफी कर सकते हो। इसके बाद देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ही होगा, यहाँ ज्यादा थे तो यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं जहाँ कम है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ज्यादा थे, इस तरफ जा रहे हैं जहाँ कम है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्ट बायलेयर से जा रहे हैं, पर देखो यहाँ दिख रहा है एक प्रोटीन इनकी मदद कर रहा है। अगर आपको ऐसा दिखाई देना कि एक प्रोटीन इनकी मदद कर रहा है फिर मूवमेंट हो पा रहा है, तो हम इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड क्यों, क्योंकि आपको उसे फैसिलिटेट करना पड़ा, आपको उसे कुछ हेल्प करनी पड़ी, आपने उसकी सेवा की, आपने उसको एक रास्ता बना के दिया, तब उसने क्रॉस करके गया। मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस करके नहीं जा रहा, बीच में आपको एक प्रोटीन का रास्ता देना पड़ा तब गया। तो जब आप स्पेशल प्रोटीन्स की हेल्प से मटेरियल को हाई से लो साइड भेजोगे तो इस चीज को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट अगेन एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, इसीलिए ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसलिए ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हायर साइड से लोअर साइड भेज रहे हो आप, इन प्रोटीन्स की हेल्प से भेज रहे हो, ये प्रोटीन कहला रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, क्योंकि ग्रेडियंट फॉलो करके जा रहे हैं विदाउट एनर्जी एक्सपेंड करे, इसीलिए ये भी डिफ्यूजन का ही तरीका है, इसीलिए इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ उल्टा दिख रहा है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक दो ही हैं और ये जो एक दो हैं इनको भी आप उधर भेजना चाहते हो, तो ये तभी जाएंगे बच्चा जब आप एनर्जी खर्च करोगे।
जब आप एटीपी स्पेंड करवाओगे। तो सेल अगर एटीपी स्पेंड कर रहा है तभी जाके वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को बुला सकता है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को बुला सकता है। अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को बुलाना है तो जो ट्रांसपोर्ट आप करोगे वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज भी हम ध्यान रखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी पे डिपेंडेंट है वो प्रोसेस, एनर्जी खर्च करके हो रहा है, तो आप उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिन प्रोटीन्स की हम हेल्प लेते हैं उन्हें हम जनरली बुलाते हैं पंप्स, उन्हें हम जनरली बुलाते हैं पंप्स। तो आपको बड़े बड़े पंप वाले प्रोटीन लगेंगे, इनको आप एनर्जी दो तब जाके कम से चीज को वहां भेजेंगे जहां चीज ऑलरेडी ज्यादा है। उल्टा भेज रहे हो तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आयंस के साथ होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ होता है जिनको आप अगेंस्ट द मेम्ब्रेन भेजना चाह रहे हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजना चाह रहे हो। तो जब आप लो से हाई भेजना चाहोगे तो एनर्जी स्पेंड करनी ही पड़ेगी। एनर्जी स्पेंड करी मतलब आपका ट्रांसपोर्ट हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। किस चीज का एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब देखो, जब भी हम बात कर रहे थे न्यूट्रल सॉल्यूट्स की वो सिंपल डिफ्यूजन से जा रहे थे, बट वहीं अगर हम बात करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का बच्चा जब डिफ्यूजन होता है, क्या बोल रही हूं मैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जब डिफ्यूजन होता है तो फिर हम इसे कहते हैं कि भाई अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना चाह रहे हैं, मतलब वो एक सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस करके जाएंगे, तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएंगे ना, तब आप इस चीज को बुलाओगे ऑस्मोसिस। तब इस तरीके के डिफ्यूजन को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो जब भी डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो रहा है, क्रॉसिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो ये चीज बच्चा ऑस्मोसिस कहलाती है। व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट एज ऑस्मोसिस। तो यहां से हम कहेंगे कि वाटर का ऑस्मोसिस हुआ है, वाटर जहां ज्यादा था वहां से उस तरफ आ गया है जहां वाटर कम है, जहां वाटर कम है। किसको क्रॉस करके आया है? एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो ऑस्मोसिस टर्म तभी यूज होगा जब वाटर की बात हो रही हो, हाई से लो कंसंट्रेशन तक वो जा रहा हो और बीच में एक मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा तो ही आप ऑस्मोसिस बुलाओगे। बिना मेम्ब्रेन को क्रॉस करे जा रहा है, जैसे मैं पानी यहाँ गिरा दूं फिर वो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो ऑस्मोसिस नहीं है। बट वहीं अगर एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसे क्रॉस करके वाटर आ रहा है तो ही ये ऑस्मोसिस कहलाने वाला है। तो देखो, वाटर भी मेम्ब्रेन का क्रॉस मूव करता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिस मेम्ब्रेन लिखा है, मतलब हम एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के जाने की बात कर रहे हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो ये चीज ऑस्मोसिस कहलाएगी। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ना बच्चा आपके, इनके साथ ये प्रॉब्लम हमेशा जाएगी कि ये नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो पोलर हेड तो है पर बाकी जो टेल है वो तो नॉन पोलर है, उसके थ्रू आपके पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस नहीं कर सकते। उन्हें क्रॉस करवाने के लिए क्या लगते हैं हमें ये स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स। तो ये मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। तो जैसे लिपिड की बाइलेयर थी, इस लिपिड की बाइलेयर के बीच बीच में ये प्रेजेंट रहेंगे और फिर ये बोलेंगे कि अरे तुमको ये जाने नहीं दे रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझसे होते हुए चले जाओ, मुझसे होते हुए चले जाओ। तो ये इस तरीके के प्रोटीन्स हैं जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो मटीरियल को इधर से उधर करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसके थ्रू मटीरियल यहाँ से वहाँ हो पाता है, तो ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं उनकी, ताकि मटीरियल उधर से इधर जा सके। तो अगर ये हायर से लोअर जगह तक भेजने में हेल्प कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हम इसे कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि हम कम से ज्यादा जगह भेज रहे हैं तो एनर्जी लगेगी हमारी। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हम ज्यादा से कम जगह पे भेज रहे हैं तो एनर्जी नहीं लगेगी। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स को भेज रहे हैं ज्यादा से कम एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो अगेन एनर्जी नहीं लगेगी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऑस्मोसिस होता हुआ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर दिख रहा था शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा है या वाटर ज्यादा है, तो वाटर निकल के उस तरफ जा रहा है जहाँ वाटर कम है। तो वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये चीज बच्चा ऑस्मोसिस कहलाती है, ठीक है, इसीलिए ये चीज ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इतनी चीजें देखने के बाद हमने फाइनली देख ली है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब जो टॉपिक हम डील करेंगे ना, ये है सेल वॉल, ये है
सेल वॉल, और सेल वॉल हमारी बुक के हिसाब से क्या है, टॉपिक 8.5.2। तो टॉपिक 8.5.2 है हमारा सेल वॉल। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लिपिड का कौन बना है, सेल मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें, वो हमारा एक लिविंग स्ट्रक्चर है। बट जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल लिविंग नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग की तरह प्रेजेंट रहती है, आपको प्लांट के सेल्स में भी मिलेगी, आपको फंजाई के सेल्स में भी मिलेगी। प्लांट के सेल्स में जब मिलेगी ना सेल वॉल, तो हम कहेंगे कि सेल वॉल बनी है, प्लांट्स में सेल वॉल बनी है जिसकी, उसे हम कहते हैं सेल्यूलोज, उसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज अपने आप में क्या है, अपने आप में सेल्यूलोज बेटा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी, प्लांट की सेल वॉल। बट वहीं अगर मैं फंजाई की सेल वॉल की बात करूंगी तो ये बनी है बेटा काइटिन की, ये बनी है काइटिन की। ये भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, पर ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो दोनों के पास सेल वॉल है पर अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। सेल वॉल का एक काम तो होता है, क्या होता है, सेल को शेप देना। बट यहाँ क्या लिखा है कि ये इसका इकलौता काम नहीं है। क्या लिखा है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल from mechanical damage and infection. It also helps the cell in communicating, cell to cell interaction, and it provides barrier to undesirable macromolecules. तो इन्होंने कहा कि सेल वॉल का काम केवल और केवल शेप देने तक या प्रोटेक्ट करने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके अलावा भी वो क्या क्या कर रही है, वो आपके सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचा रही है, किसी इन्फेक्शन से बचा रही है, सेल को दूसरे सेल से इंटरैक्ट करने में मदद कर रही है, प्लस एक बैरियर बना रही है कि कोई भी अनडिजायरेबल बड़े साइज का मॉलिक्यूल सेल की तरफ ना जाए, सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश ना करे। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस व्हिच द सेल वॉल विल बी डूइंग फॉर द फंजाई और फॉर द प्लांट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल भी हम देख चुके हैं, नागर नाम की बनी थी। क्या कर रही थी वहां पर, वो मेक श्योर कर रही थी भैया कि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो, कोलैप्स ना हो, शेप मेंटेन करके रख पाए। तो बैक्टीरियल सेल वॉल हम देख चुके थे। यहाँ हमने क्या बात करी है, यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करी है। और यूकैरियोटिक सेल वॉल में हमने देखा कि शेप तो दे ही रही है, शेप देने के साथ साथ प्रोटेक्ट कर रही है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से, और हेल्प कर रही है सेल टू सेल इंटरैक्शन में, एक बैरियर प्रोवाइड करेगी। अब प्लांट्स की मैं बात करूंगी ना, तो जो सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे एल्गे, इनकी सेल वॉल अगेन कुछ स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि भैया उसमें सेल्यूलोज तो है ही, बट सेल्यूलोज के अलावा उसमें गैलेक्टिन्स, मैनिन्स और कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है। तो एल्गल सेल वॉल is made up of cellulose, galactins, mannins and minerals like calcium carbonate. A very important question कि सारे प्लांट्स की सेल वॉल अगेन सिर्फ सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, तो सेल्यूलोज के अलावा दूसरी चीजें भी होती हैं। एल्गे हमारे सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं जिनमें गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल आपको मिलेगी। देन व्हेन यू मूव फर्दर अहेड, जितने भी हायर प्लांट्स होंगे उनमें क्या मिलेगा, उनमें मिलेगा द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, पेक्टिन्स की और प्रोटीन्स की बनी होंगी। तो यू विल हैव टू टेल देम, यू विल हैव टू करेक्टली आइडेंटिफाई कि किसकी सेल वॉल में क्या मिलेगा। तो हर एल्गे की सेल वॉल में मिलेंगे गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्यूलोज। हर हायर प्लांट की, चाहे वो ब्रायो हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, या फिर वो एक फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स हो, बाकी सारे प्लांट्स में जो सेल वॉल है उसमें क्या क्या मिलने वाला है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। तो ये हो गया बच्चा हमारे सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कि सेल वॉल एग्जैक्टली किस चीज की बनी हुई है। अब देखो, जब भी आप सेल वॉल की बात करोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका प्लांट का सेल यंग होता है, तब उसके पास जो सेल वॉल होती है स्टार्टिंग में, वो होती है एक प्राइमरी सेल वॉल। वो क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल। और ये प्राइमरी सेल वॉल केपेबल होती है ग्रोथ की, क्योंकि सेल बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल रहती है। तो प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ हो पाती है। बट धीरे धीरे जैसे ही सेल मेरा मैच्योर हो जाता है, तो सेल की मैच्योरिटी के बाद यहाँ पर प्राइमरी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बनने लगती है मेरी सेकेंडरी सेल वॉल।
क्या बनने लगती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप देखोगे कि एक सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है वंस द सेल इज मैच्योर्ड, वंस द सेल इज मैच्योर्ड। और ये बनती कहाँ है? ये बनती है अंदर की तरफ, दैट इज टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो ये अंदर की तरफ बनेगी, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन बनेगी। तो प्राइमरी सेल वॉल आपकी ग्रेजुअली डिमिनिश होगी, धीरे धीरे गायब होगी जैसे जैसे सेल आपका मैच्योर होगा, और इसी लाइन पे सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती जाएगी अंदर की तरफ टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे गायब हो जाए, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ नए से फॉर्म हो। तो ये कब होगा? वंस द सेल हैज बिकम मैच्योर्ड। एक बार हमारा सेल मैच्योर हो जाएगा फिर हम ये चीज अप्रिशिएट कर पाएंगे। अब इसके बाद ना एक सेल की बात तो हमें समझ आ रही है कि भैया एक सेल है, उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल होती है, अंदर वो सेकेंडरी बना लेगा। बट प्लांट्स तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल के तो बने नहीं है, मतलब इनमें बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये सारे सेल साथ में कैसे रह रहे हैं? सारे सेल साथ में कैसे रहते हैं? सारे सेल साथ में ऐसे ही रहते हैं कि इनको चिपका चिपका के रखा जाता है। जैसे आप ईंट के ऊपर सीमेंट लगाते हो फिर चिपकाते हो, सीमेंट ईंट ईंट सीमेंट पूरी दीवार बना लेते हो। लाइकवाइज प्लांट्स के पास भी ऐसा कुछ है सीमेंट जैसा। क्या है ये है इनका मिडिल लैमेला। क्या है ये इनका? मिडिल लैमेला। तो देखो ये एक प्लांट सेल है अगर, तो ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है, ये इसकी सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। और देखो कि अगर एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह प्रेजेंट है बच्चा मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला क्या करने वाला है? ये मोर और लेस आजू बाजू के सेल्स को ग्लू टुगेदर करके होल्ड करके रखने वाला है कि साथ में प्यार से चिपक के रह सके। तो इस चीज को मेक श्योर करता है कौन? इस चीज को मेक श्योर करता है मिडिल लैमेला। तो ये मिडिल लैमेला का काम है, ये जो मिडिल लैमेला है ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। इसका काम है कि एडजेसेंट सेल्स को होल्ड ऑन या ग्लू करे। तो एक सेल अगर ये रहा, इसको पूरा कर लेते हैं बेटा, ये अगर हमारा एक सेल है, ठीक है, तो ये क्या थी? प्राइमरी सेल वॉल, ये है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा सेल है उसकी प्राइमरी सेल वॉल रही होगी, उसका रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में क्या बन गई होगी? हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, नहीं सेकेंडरी सेल वॉल की रही होगी। इनके बीच में जो मटेरियल है यही मटेरियल को हम कह रहे हैं मिडिल लैमेला, इसी को हम कह रहे हैं मिडिल लैमेला। किस चीज़ का बना है? द मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछने जाने के चांसेस अभी भी हैं। तो होल्ड करके रखता है, ये ग्लू करके रखता है आजू बाजू के नेबरिंग सेल्स को साथ में। सेल वॉल और मिडिल लैमेला कई बार आप देखोगे कि इनके बीच में कनेक्शंस हैं, मतलब एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तो है नहीं कि इंडिविजुअली सर्वाइव करेंगे, हर सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म एज अ होल सर्वाइव कर पाए। तो आप कई बार ऐसा देखोगे कि इनके बीच में एक कनेक्शन बनता है, इनके बीच में एक कनेक्शन बनता है। और पता है कनेक्शन कैसा होता है? कनेक्शन होता है कुछ ऐसा, कनेक्शन होता है कुछ ऐसा कि सेल वॉल और मिडिल लैमेला कुछ कुछ जगह से हो जाती है गायब, कुछ कुछ जगह से हो जाती है गायब। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो सेल वॉल है आपकी और मिडिल लैमेला है, कई जगह पर ये ट्रैवर्स्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, and this plasmodesmata will be connecting the cytoplasm of one cell to the cytoplasm of other cell। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें गायब दिखेंगी और इसकी हेल्प से दो सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बीच में आपको इस तरीके के प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस दिख सकते हैं। क्या दिख सकता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। तो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है जो जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में सेल वॉल नहीं दिख रही। तो सेल वॉल के बीच में से एक ट्यूब जैसा डाल दिया है हमने, मटेरियल यहाँ से वहाँ इस ट्यूब के थ्रू या इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू हो पाएगा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करेगा? आजू बाजू के दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल मिडिल लैमेला एब्सेंट है, ठीक है, सेल वॉल मिडिल लैमेला एब्सेंट है। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान रखना। जो हमारा राइपेंड फ्रूट होता है वो देखना धीरे धीरे पकता है ना जब, तो सॉफ्ट हो जाता है। वो क्यों सॉफ्ट हो जाता है? क्योंकि उसकी जो मिडिल लैमेला है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है। तो उसके पूरे डिसोल्यूशन के कारण ना हमारा जो
फ्रूट है वो काफ़ी जल्दी पकने लगता है। तो अगर आप आर्टिफिशियली फ्रूट को पकाना चाहते हो तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ट्रीट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ट्रीट करके उनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है ताकि उनकी मिडिल लैमेला सॉफ्टन हो जाए और सॉफ्टन होने के कारण आपका फ्रूट पक जाए। कच्चा फ्रूट थोड़ा हार्ड होता है, पका फ्रूट थोड़ा सॉफ्ट होता है, दैट इज बिकॉज उसकी मिडिल लैमेला गायब हो चुकी होती है। तो यहाँ से एक ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझने के बाद अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है? अब हम बच्चा आइडियली स्टार्ट करेंगे एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना। तो हम एक सेल की बात कर रहे हैं। सेल में अभी तक हमने देख लिया कि मेम्ब्रेन सबके पास थी, प्लांट्स के पास स्पेसिफिक सेल वॉल भी थी एक्स्ट्रा। अब हम सेल के अंदर आ गए। हम साइटोप्लाज्म जो मेन एरेना है जहाँ पे सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पर अंदर और क्या क्या कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और उस पर जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ हम यही देखते हैं कि ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब उसके अंदर जितने भी आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, सब अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के काफ़ी आसपास रहना चाहते हैं। एक सेल में एक दूसरे के काफ़ी आसपास रहना चाहते हैं। तो देखो ये अगर एक सेल है तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिखेंगे ही जो एक दूसरे के हमेशा आसपास ही मिलेंगे। जैसे आप न्यूक्लियस के काफ़ी पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख पाओगे, उसी के काफ़ी पास में आपको ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख पाएगा, उसी के बाद आप देखोगे कि यहीं कहीं आपको एक वैक्यूल दिख पाएगा और इसी से एसोसिएटेड आपको यहाँ पर लाइजोसोम दिख पाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे दिखेंगे ही दिखेंगे जो हमेशा एक दूसरे की विसिनिटी में या सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके फंक्शंस काफ़ी रिलेटेड हैं। इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। सो दे हैव टू रिमेन इन अ क्लोज एसोसिएशन ताकि एक जगह पे जो बना वो दूसरी जगह जाए, वहाँ से दूसरी जगह जाए और फिर वो काम कंप्लीट हो सके। एक को काम इधर है और दूसरे को उससे काम है तो वहाँ थोड़ी भेजेंगे। तो इसीलिए इनको आसपास रखा जाता है बिकॉज ये साथ में मिलकर काम परफॉर्म करते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनके सारे फंक्शंस बेटा कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, साथ में मिलकर कराए जाते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के 4 सेल ऑर्गेनल्स पार्ट है। कौन कौन है? सबसे पहला है इसमें ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रफ दोनों इसी में आएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है बच्चा इसका गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। तीसरा कंपोनेंट है इसका बेटा वैक्यूल और चौथा कंपोनेंट है बच्चा इसका लाइजोसोम, लाइजोसोम। तो हम देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइजोसोम एंड वैक्यूल, दे आर working in a coordinated manner, hence they are located quite next to each other and together they are making up the endomembrane system. साथ में हम कहते हैं इनको endomembrane system क्योंकि इनके जो functions हैं वो काफ़ी related हैं। On the other hand जो बाकी सब है ना, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है बेटा रेस्पिरेशन करना, तो उसका काम इनसे रिलेटेड नहीं है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, काम है इसका फोटोसिंथेसिस करवाना, तो इसका फंक्शन भी उन लोगों से रिलेटेड नहीं है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, इन सबको इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना होता है। क्योंकि इनको इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना होता है इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और इसके क्या पार्ट्स हैं, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है यूकैरियोटिक सेल्स में और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। There are certain membrane bound cell organelles which are responsible for doing some sort of common functions which they have to coordinate with each other. अगर आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो आप जितना आसपास रहो उतना बेहतर है। आप एक जगह बैठे रहो, दूसरी चीज दूसरी जगह बैठी रहे, कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है। आमने सामने है, बाजू के रूम में है तो बात करना ईजी रहेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आसपास रहें, आसपास रहते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। बाकी सबको उनसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर उनसे कोऑर्डिनेट करने की इनको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये है बच्चा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल व्हिच वी विल बी लर्निंग टुडे इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचपन में भी पढ़ा है ना, कुछ थोड़ा बहुत याद भी होगा।
ये याद होगा शायद कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो सेल के अंदर हमको क्या दिखता है, बहुत सारे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड या फैले हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, इनको हम बुलाते हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या है, ये है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इसीलिए इसको ER बुलाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सोचो ER दिखेगा तो नहीं दिखने वाला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज जब करोगे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में दिखेगा। और किस तरीके से दिखेगा, पूरा नेटवर्क जैसा, पूरा जाल जैसा, जो पूरे साइटोप्लाज्म में ट्यूब्स के फॉर्म में स्कैटर्ड है, इसी चीज को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अब ये ER पता है क्या करता है, ये ER आपके पूरे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। जितना भी पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, जितना भी पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा उस पोर्शन को हम कहेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, उसे हम कहेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो इसका काम है कि ये पूरी की पूरी सेल के अंदर की स्पेस को डिवाइड करे। तो जो भी स्पेस ER के अंदर जाएगी वो होगी इंट्राल्यूमिनल, और जो भी उसके बाहर जाएगी साइटोप्लाज्म में जो बची हुई स्पेस है उसे आप कहोगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बुलाओगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो पूरे के पूरे सेल के अंदर की स्पेस को ER ने 2 में डिवाइड कर दिया। जो भी स्पेस ER के अंदर चली गई उस स्पेस को हमने कहा ठीक है, उस स्पेस को हमने कहा ल्यूमिनल, और जो भी स्पेस बाहर है उसको हम कहेंगे बेटा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, तो ल्यूमिन के अंदर है मतलब ER के अंदर है तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, बाहर है साइटोप्लाज्म की तरफ है तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब ये है हमारी बुक का डायग्राम अगेन, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार और बोल ही दिया मैंने, जबकि मना किया था नहीं बताऊंगी, पर मन नहीं मानता मेरा बुक की तारीफ किए बिना। तो देखो भैया, ये है हमारा डायग्राम। डायग्राम में क्या बताया हमें कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको देखो तो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो एक मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन। अब इसमें भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है, कई कई जगह पर गड्ढे हैं। तो जो गड्ढे हैं उन्हें हम कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बुला रहे हैं उन्हें हम, न्यूक्लियर पोर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस है बच्चा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस है। यहाँ पर जो गड्ढे हैं उन्हें हम न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो बाहर की मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है ER से, कंटिन्यूअस है वो विद द ER। अब ER भी हमें यहाँ पर 2 तरीके का दिख रहा है, एक वो वाला ER जिसके ऊपर ये कुछ गोले गोले अटैच्ड है, और ये गोले गोले कौन है मैम, हम तो फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये गोले गोले हैं राइबोसोम्स। तो ये जिस वाले ER पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं वो आपको दिखाई देता है थोड़ा सा रफ सा, तो उसे आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहाँ पर एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जहाँ पर आपको राइबोसोम्स अटैच नहीं दिखेंगे उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ उधर, स्मूथ इधर, हमें 2 तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। डायग्राम में और क्या लेबल्ड है, राइबोसोम्स लेबल्ड है, न्यूक्लियस लेबल्ड है, न्यूक्लियर पोर लेबल्ड है। तो जो हमें क्लियर कट ये चीज बता रहा है कि भाई न्यूक्लियस से एकदम क्लोज एसोसिएशन में होता है ये। तो जहां पर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एनवेलप से डायरेक्टली हमारा ER अटैच्ड रहता है। तो एक तरफ ये न्यूक्लियस अटैच रहता है और दूसरी तरफ जाकर अटैच हो जाता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से ER पूरा फैला हुआ रहेगा। तो देखो ER हमेशा जब भी आप देखोगे तो कई बार आपको ऐसा दिखेगा ER के ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। अगर चिपके हुए हैं आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स तो ऐसे ER को बुला देना बेटा रफ ER यानी RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स नहीं दिखे, एब्सेंट दिखे, तो उसको बुला देना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, यानी कि SER। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कॉमन सेंस की, कि राइबोसोम्स का क्या काम था। राइबोसोम्स का काम था मैम प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपका दिए हैं तो ये वाला जो RER है ये अब आपके लिए क्या करेगा, ये अब आपके लिए बनाएगा प्रोटीन, ये अब आपके लिए बनाएगा प्रोटीन। तो हम देखते हैं कि RER अक्सर प्रोटीन्स के बनाने में जुटा रहता है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व्ड रहता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER का काम है कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाए, ठीक है,
प्रोटीन का सिंथेसिस करवाए और प्रोटीन के सिक्रीशन पे ध्यान दे. So this is what your RER or the rough endoplasmic reticulum is doing. It is ideally responsible for making up proteins, synthesizing proteins and secreting proteins. तो ये इसका काम है. किसका काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ऑन दी अदर हैंड जब हम इसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ये स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड से. तो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस थी, 2 मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड. तो इसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये वहीं से एक्सटेंड हो रहा है, कंटिन्यूअस है फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. काफी इंपॉर्टेंट है ये. किससे कंटिन्यूअस है? आउटर मेम्ब्रेन से. तो न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन से ER कंटिन्यू कर रहा है और वहां पर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलने वाला है. तो पहले रफ दिखेगा, फिर दूसरी तरफ स्मूथ दिखेगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे ना तो इसका काम है बच्चा लिपिड्स का फॉर्मेशन करना. क्या काम करता है ये करता है लिपिड्स का फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये फैट्स बनवाने का यानी लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. RER क्या कर रहा है? ऑन दी अदर हैंड प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है. तो वहां प्रोटीन, यहाँ लिपिड. प्रोटीन और लिपिड से क्या बना होता है? सोच के बताओ मुझे. अभी कुछ पढ़ा था हमने एक स्ट्रक्चर जो बना होता है प्रोटीन से और लिपिड से. तो प्रोटीन और लिपिड से जो चीज़ बनी होती है उसे क्या बुलाते हैं? ये चीज़ है बच्चा हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटीन्स और लिपिड से ही बनी होती है. ठीक है, और क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम कहते हैं कि ये करवाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. क्या टर्म यूज करते हैं हम टर्म यूज करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि ये बायोलॉजिकल सिंथेसिस करवा रहा है मेम्ब्रेन का. लिविंग सिस्टम में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बिकॉज बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंड स्मूथ दोनों मिलाकर पूरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करा सकते हैं. एज वन इज मेकिंग प्रोटीन्स एंड द अदर इज मेकिंग लिपिड्स फॉर यू. तो यहाँ से हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम है. अब अगर आप बात करोगे ना एनिमल सेल्स की, तो कुछ वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनके स्पेसिफिकली लिवर वाली जगह पर SER क्या करता है? SER करवाता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम. तो ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है, हार्मफुल मटेरियल्स को एलिमिनेट कराने में मदद करता है इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स. इसके अलावा एनिमल्स में जो लिपिड से बने हुए स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, मतलब लिपिड जैसे जो स्टीरॉयड के हार्मोन्स होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब के फॉर्मेशन में भी SER हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल्स वगैरह जितने भी हैं, उनके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? उनके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा SER. तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करवाएगा, लिपिड्स का सिंथेसिस करवाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा जो लिवर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो. तो ये सारे काम SER के हो गए. ठीक है, सारे काम किसके हो गए बच्चा? SER के हो गए. तो आई होप यहाँ से हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर होगा. और अगर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है और हम पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ चुके हैं तो हम मूव करेंगे टू द नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, दैट इज गोल्गी बॉडी और द गोल्गी अपैरेटस. और गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस की बात करते हैं जब भी, तो ना देखने को मिलता है ऐसा कि हमें एक काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा कलर ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेन ले लेता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कैमिलियो गोल्गी ने. कब किया था? इन द ईयर 1898. तो 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था एक ऐसा स्ट्रक्चर जो भयंकर रंग लेता है, पूरा नेटवर्क जैसा दिखता है और न्यूक्लियस के पास में होता है. क्या बोला उन्होंने? कि मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जिसने काफ़ी सारा स्टेन ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क जैसा है और न्यूक्लियस के पास में है. और इनने कहा कि मैंने ये जो स्ट्रक्चर देखा है ये मैंने कब देखा? 1898 में देखा. तो मैंने ये स्ट्रक्चर 1898 में देख लिया था. इसको नाम दिया गया गोल्गी बॉडीज. क्या नाम दिया गया? गोल्गी बॉडी. तो कैमिलो गोल्गी के नाम पे बाद में इसको गोल्गी बॉडी बुलाया गया, या फिर गोल्गी अपैरेटस भी हम इसे कहते हैं. हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस में बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सैक्स हैं. सैक्स मतलब झोले हैं, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं.
जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो हम कहते हैं भैया फ्लैट हो सकते हैं, ये झोले जैसे हो सकते हैं, बैग जैसे, डिस्क के शेप के हो सकते हैं, जो डिस्क आप खेलते हो उसके जैसे हो सकते हैं, और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है सिस्टर्नी। और इनका साइज क्या होता है, इनका साइज होता है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायामीटर के होते हैं ये। तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर्स रहते हैं ये सिस्टर्नी। तो कोई भी पूछेगा गोल्गी अपैरेटस में क्या रहते हैं, तो इसमें रहते हैं फ्लैट या डिस्क शेप सैक्स, जिन्हें हम सिस्टर्नी बुलाते हैं। अरेंज कैसे रहते हैं, ये स्टैक लाइक रहते हैं, ये पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, 5 है, 6 है। तो ये सब कैसे हैं, जैसे सिक्कों को जमाते हैं एक के ऊपर एक, उस तरीके से इनका कुछ अरेंजमेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं दे आर स्टैक्ड पैरेलल वन अनदर। वेरिएबल नंबर ऑफ सिस्टर्नी हो सकते हैं, किसी में कितने, डिपेंड करता है कितना बड़ा सेल है, कितना ज़्यादा उसको गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा उसको प्रोटीन्स को मॉडिफाई करने की, पैकेज करने की ज़रूरत होगी, उतना बड़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। अब गोल्गी के जो सिस्टर्ने होते हैं बच्चा, ये होते कैसे हैं एक्चुअली, देखो ये होते हैं कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। कॉन्सेंट्रिकली अरेंज मतलब ये अगर हमारा एक सर्किल है तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है, कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, और इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं ये न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होता है, तो मान लेते हैं इसको न्यूक्लियस अगर, तो न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होगा वो होगा इसका कॉन्वेक्स फेस। तो न्यूक्लियस की तरफ इसका कॉन्वेक्स फेस आएगा, और धीरे धीरे ये इस तरीके से कॉन्केव होते जाएंगे, और फाइनली ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि न्यूक्लियस की तरफ इसका कॉन्वेक्स फेस होगा, तो कॉन्वेक्स फेस होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है अगर, तो कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस की तरफ होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे 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 जैसे, तो देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली फिर इनका कॉन्केव फेस आएगा, और फिर वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जो इसका कॉन्वेक्स फेस होता है, कॉन्वेक्स फेस को हम कहते हैं इसके सिस फेस, सिस फेस, ठीक है। सिस फेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। तो जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी ना, आने के बाद सिस फेस में उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसका फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से जब वो आगे बढ़ेगी, यहाँ से जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ने के बाद ये वाला जो फेस होगा कॉन्केव फेस, तो कॉन्केव फेस को हम कहते हैं ट्रांस फेस। यहाँ पर आने के बाद उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो सिस फेस को हम कहते हैं उसका फॉर्मिंग फेस यानी कि कॉन्वेक्स फेस, और जो दूसरा फेस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्केव यानी कि ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। तो ये सिस और ट्रांस फेसेस जो होते हैं ये दोनों एंटायरली डिफरेंट है, बट अगेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। दोनों में एकदम अलग अलग चीजें हो रही हैं पर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है चीजों का फॉर्मेशन, यहाँ पर हो रहा है चीजों का क्या, मैच्योरेशन, और फिर ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी। तो सिस फेस और ट्रांस फेस दोनों गोल्गी सिस्टर्नी के पार्ट से, एक जगह मटेरियल आएगा, चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, दूसरी तरफ जाएगा, मैच्योर करके पैक करके भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिस फेस और ट्रांस फेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ये सिस फेस हो गया, तो ये रहा सिस फेस, इधर से इनकमिंग चीजें आ रही हैं, यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन वगैरह 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 कराओ, और यहाँ ट्रांस फेस से उसको पैक करके आगे भेजने की तैयारी करो। तो इस तरीके से आपका सिस फेस और ट्रांस फेस वर्क करेगा, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस प्रिंसिपली करता क्या है, प्रिंसिपली फंक्शन जो परफॉर्म करता है, मेजर फंक्शन इसका है पैकेजिंग मटेरियल का। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम है चीजों को पैक करो, चीजों को पैक करो और उनको डिलीवर करो टू इंट्रा सेल्यूलर टारगेट्स, और सिक्रीट करो उनको सेल के बाहर। तो अगर आपको कोई मटेरियल है जो बना था ईआर में, वो गोल्गी अपैरेटस के पास आएगा, तो गोल्गी अपैरेटस का काम है भाई इसको यहाँ से पैक करके सेल में बाकी में डाल दो, सेल में उसको जहाँ जरूरत है सेल में वहां भेज दो। और अगर जरूरत पड़े तो एक काम करो, एक वेसिकल बनाओ, एक गोला जिसके अंदर वो मटेरियल को भरो और सेल के बाहर जाने दो फिर उसे। तो सेल के अंदर भेजना है तो भी गोल्गी अपैरेटस ध्यान दे, सेल के बाहर चीज को भिजवाना है तो भी गोल्गी अपैरेटस को ध्यान देना है। तो गोल्गी अपैरेटस का मेन फंक्शन यानी प्रिंसिपल फंक्शन बच्चा यही होगा कि ये ध्यान दे पैकेजिंग पे, मटेरियल को पैकेज करे, मटेरियल को डिलीवर करे सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, अंदर भी और सेल के बाहर भी। जो भी मटेरियल्स आप पैक कर रहे हो ना, आप उन्हें पैक कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये वेसिकल्स आ रहे हैं ईआर से। तो ये ईआर से आएंगे, आने के बाद सिस फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेटस में आकर जुड़ेंगे,
जुड़ने के बाद वहां से मूव करेंगे, वहां पर जो भी चेंजेस उन्हें हो चुके होंगे, चेंज होने के बाद वो मूव करेंगे मैच्योरिंग फेज में, मैच्योरिंग फेज से फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर सीधे। इस तरीके से पूरा काम चल रहा है। ईआर से मटेरियल आ रहा है, मटेरियल आने के बाद सिस फेज में जुड़ रहा है, वहां जो भी मॉडिफिकेशन होना है वो हो जाएगा, प्रॉपर उसको पैक करके मैच्योरिंग फेज में आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर। इस तरीके से ये ईआर और गोल्गी अपैरेटस साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। वहां क्या बन रहा था, प्रोटीन लिपिड, मतलब उसको यहां जब भेजेंगे तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन कराना है वो कराएंगे, पैक करके उसको आगे भेज देंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। यही चीज आपको एक्सप्लेन करेगी कि क्यों ऐसा है कि गोल्गी अपैरेटस हमेशा क्लोज एसोसिएशन में रहता है विथ ईआर, ठीक है। यही चीज आपको बता रही है कि ये क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहता है, क्योंकि वहां से आकर सिस स्पेस पे चिपक रहा है वो वेसिकल। तो वेसिकल आया, इसके पास आकर चिपका, अटैच हुआ, चेंजेस कराए, मटेरियल को आगे भेज दिया। तो ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे आप देखोगे, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। तो जितने भी प्रोटीन्स वहां बने हैं उनको भेजने से पहले गोल्गी अपैरेटस में डाला जाता है ताकि गोल्गी अपैरेटस उसको ट्रांसफॉर्म करे, कन्वर्ट करे इनटू अ मोर यूजेबल फॉर्म, उसको मॉडिफाई करके फिर पैक करे और आगे ट्रांसपोर्ट करे। तो इसीलिए पहले सिस फेस में आता है वो, वहां से चेंज होकर ट्रांसफेस में जाता है ताकि फर्दर ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये हो गया गोल्गी अपैरेटस का भयंकर इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, भयंकर इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन ना यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी गोल्गी अपैरेटस बहुत कुछ करता है। गोल्गी अपैरेटस के अलावा क्या करता है, एक और सेल ऑर्गेनेल बनाने में हेल्प करता है। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। तो जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं वो भी गोल्गी अपैरेटस ही बनाता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, ठीक है, और ये जो लाइसोसोम है ये कौन बनाता है, गोल्गी अपैरेटस बनवाता है। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस एक इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं। तो जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स आ रहे थे उनको मॉडिफाई करना, सेकेंडरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसमें चीजें ऐड कराना, ये भी गोल्गी बॉडी का फंक्शन है। सो गोल्गी बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग glycoproteins and glycolipids too. It is responsible for making lysosome as well. तो lysosome formation भी गोल्गी बॉडी का ही फंक्शन रहेगा। अगेन यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो क्योंकि लाइसोसोम बनाना इसका फंक्शन है, हेंस ये भी इससे क्लोज एसोसिएशन में रहेगा, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेगा, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होगा, ठीक है, इसीलिए वो भी हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होगा। तो यहाँ से हमने ये चीज भी समझ ली बच्चा। अब जो हम देखेंगे टॉपिक हमारा 8.5.3.3 as per the NCERT book and this is lysosomes. This is lysosomes. अभी क्या बात की मैंने कि लाइसोसोम्स कौन बना रहे हैं, गोल्गी अपैरेटस, राइट। तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स और ये बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस में चीजों को पैकेज करके लाइसोसोम्स बनाए जाते हैं। तो जब भी आप कुछ बना रहे हो, बहुत सारे एंजाइम्स बनाए आपने, उनके अराउंड एक मेम्ब्रेन बना दी और उसको भर के रख लिया, तो ये आपका लाइसोसोम बन गया। तो लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम्स में होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब वो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन कराते हैं। तो ये ब्रेक डाउन कराने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर भरे रहते हैं। ये एंजाइम्स आए कहाँ से होंगे, प्रोटीन किसने बनाया, आर ने, तो वहीं से ही आए होंगे। एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आइसोलेटेड लाइसोसोम के वेसिकल्स हैं, इनके अंदर बहुत सारा अलग अलग टाइप का हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है। तो हाइड्रोलेसिस रहते हैं सारे, लाइपेज एंजाइम, प्रोटेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ रहता है जो एक ऑप्टिमम एसिडिक पीएच पर एक्टिव भी रहता है। तो लगभग इसका पीएच होना चाहिए 5 के आसपास। तो एक स्लाइड एसिडिक पीएच पे ये सारे एंजाइम्स काम करते हैं। तो ये एक मेम्ब्रेन के अंदर सारे एंजाइम्स, एक वेसिकल के अंदर सारे एंजाइम्स इसने भर के रखे हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि एक भी वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। जब गोल्गी अपैरेटस चीजों को पैक कर रहा था तो उसने इसको भी पैक किया है। ये जो एंजाइम्स है ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए केपेबल हैं। इसीलिए हम बचपन में पढ़ते थे कि हम लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि कभी भी सेल के अंदर कुछ इशू है, कोई फॉरेन मटेरियल है, तो ये लाइसोसोम से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो इन चीजों को खाना शुरू करते हैं। सेल खुद भी इन्हीं चीजों का बना हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाते थे, ठीक है।
तो देखो ये मेम्ब्रेन है बाहर की, यहाँ पर अंदर आपको दिखेंगे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये गोल्गी अपैरेटस है, तो गोल्गी अपैरेटस इस तरह से वेसिकल्स बनाता है, इन वेसिकल्स के अंदर ये एंजाइम भरे हुए। अब कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसके एंजाइम रिलीज होंगे, पर वो एंजाइम पूरी चीज़ को ही खा जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं ऑटोफेजी हो गई है। ऑटोफेजी मतलब खुद को ही खा जाना, तो ये ऑटोफेजी का काम भी खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम फाइनली आ गए हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है 8.5.3.4 दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है, दैट इज वैक्यूल्स। तो हम जो आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये है हमारा वैक्यूल। अब वैक्यूल की जब भी बात करोगे ना, तो वैक्यूल अगेन एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। कहाँ मिलती है? साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल्स में तो मेजॉरिटी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो वैक्यूल है, इसके बाहर की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। इसे आप टोनोप्लास्ट बुलाते हो। और टोनोप्लास्ट के अंदर क्या भरा रहता है? टोनोप्लास्ट के अंदर क्या भरा रहता है? तो अगर ये प्लांट सेल था और ये टोनोप्लास्ट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस एक किनारे में चला जाता है, छोटा सा ही रहता है, तो ये न्यूक्लियस है अगर, और ये टोनोप्लास्ट है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि वाटर भरा हुआ है, सेल सैप भरा हुआ है, जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल इसको रखना था वो भरा हुआ है, और जो भी मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं है वो भी भरा हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें बन रही हैं पर सेल के काम नहीं आ रही, जो भी उसको पास एक्स्ट्रा है, सब कुछ वो इसके अंदर स्टोर करके रखता है। इसके बाहर एक सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है जिसे आप टोनोप्लास्ट बुलाते हो, जिसे आप टोनोप्लास्ट बुलाते हो। प्लांट सेल्स में वैक्यूल 90% ऑफ द स्पेस तक ऑक्यूपाई करके रखते हैं। जो टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराएगा, एटीपी खर्च करवाना पड़ेगा। तो इस टोनोप्लास्ट के थ्रू चीज़ें इधर उधर होती हैं। अब जब चीज़ें इधर उधर हो रही हैं तो ये डिफ्यूजन से नहीं हो रही, एनर्जी खर्च करके हो रही हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही हैं। और यहाँ से चीज़ें फिर ये वैक्यूल में भेजता है। तो सेल को जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको बाहर से उठाकर अंदर लेकर आता है ये टोनोप्लास्ट, और इस टाइम पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराता है, इसलिए एटीपी का खर्चा से कराना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का कंसंट्रेशन इसीलिए वैक्यूल में काफ़ी ज़्यादा है और बाकी साइटोप्लाज्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से उनको अंदर बुलाया गया है। तो जो 2-4 बाहर बच गए थे उन पे भी मेहनत करी, एनर्जी खर्च करी, और उनको भी अंदर वैक्यूल के लाके डाल दिया। तो इस तरीके से बेटा काम करेगा आपके लिए वैक्यूल। ठीक है, तो ये वैक्यूल है, यह आपका सेल सैप से भरा हुआ रहता है। प्लांट सेल में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा जो मेजॉरिटी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। अब प्लांट सेल्स के अलावा अगर हम वैक्यूल की बात करेंगे ना, तो वैक्यूल एनिमल सेल्स में या तो ना के बराबर होते हैं, या तो अगर होंगे तो बहुत टाइनी और बहुत सारे होंगे। ऐसा सिंगल लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल्स में कभी देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम कहते हैं इनमें लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल नहीं है। अगर होंगे तो बहुत टाइनी होंगे वेसिकल्स के फॉर्म में, और बहुत सारे छोटे छोटे ही होंगे। अमीबा की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगर ये अमीबा है तो यहाँ पर आपको एक वैक्यूल देखने को मिलेगा, इसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं। इसका काम होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करे, मतलब आयंस का और वाटर का कितना कॉन्सेंट्रेशन रखना है साइटोप्लाज्म में, इस चीज़ को मेंटेन करे। उसके अलावा इसका काम होता है वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कराना। तो इसके 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला काम है इसका ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो हमारी किडनी का काम है वही इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है, और साथ में एक्सक्रीशन। तो जो ह्यूमन बॉडी में फंक्शन किडनी कर रही है वो यहाँ पर इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा जिस चीज़ की हेल्प से ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज, प्लीज कीप इट इन माइंड, प्लीज कीप इट इन माइंड। अब इसके बाद ना बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जैसे कि प्रोटिस्ट के सेल्स हो गए, तो इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि फूड वैक्यूल बनता है बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो यही चीज़ आप अमीबा में भी देख सकते हो कि क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है। यहाँ पर अगर इसे एक बैक्टीरिया दिख रहा है जिसे खाना है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ अपनी स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करते करते इस तरीके से एक्सटेंड करेगा कि वो उसको पूरी तरीके से कवर कर ले, और कवर करके वो उसको अपने अंदर ही ले लेता है। अब ये जो ऐसा गोला सा अंदर उसने बना लिया है, इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और ये जो फूड वैक्यूल रहता है ये बना कैसे है, ये बना है सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। स्यूडोपोडिया उसकी तरफ मूव किए, उसको कवर किए और अंदर ले लिए। इसी के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कराएगा। तो इस तरीके से एनगल्फ करके मटेरियल को, फूड पार्टिकल को, फूड वैक्यूल बनता हुआ आप देखोगे इन सर्टेन प्रोटिस्ट लाइक
अमीबा एंड ऑल्सो इन प्लाज्मोडियम। तो इन सब में आप इस तरीके से फूड पार्टिकल के अराउंड फूड वैक्यूल बनता हुआ भी देख सकते हो। सो दिस वाज इट, ठीक है। यहीं तक थी हमारी आज की क्लास की थ्योरी। तो हमने आज की क्लास का सारा थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ लिया है बच्चा। आज हमने जो चीज़ डील करी है ये थी कि एक यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने पढ़ा एवरीथिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन, everything related to cell wall, then we discussed the endomembrane system. सेल ऑर्गेनल्स में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में बात करी। देखा कि चारों कितना एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि इनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होता है। अब if you are liking the lectures, if you are finding it helpful, please do like, share and subscribe to the channel so that you can be notified every day about the lecture timings. तो इसीलिए नोटिफाई मिलता रहे आपको नोटिफिकेशन, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, ऑन आवर फेसबुक पेज ऑल्सो। और आज हम लोगों ने आपके लिए बेटा एक टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दिया है। तो टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जितना भी नीट रिलेटेड मटेरियल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढने में, डाउनलोड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना लिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपका सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे डाउट्स भी आप देन एंड देयर वहीं पर हमसे पूछ सकते हो। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब चलो, अब चलते हैं क्लास के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे, विच इज डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देख लेते हैं हमारी कंसंट्रेशन को चेक करके। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, पहला ही क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करो पार्ट्स जिनको ए बी सी डी लेबल किया हुआ है। तो देखो ये एक पार्ट है बी, ये है ए, सी और डी। इनको आइडेंटिफाई करने बोला है, ये कह रहे हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का, ठीक है। तो इनने एक स्ट्रक्चर लेबल किया है, बाहर की तरफ ए है, ये इस स्ट्रक्चर को इन्हें सी लेबल कर रखा है, ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर इसे बी लेबल किया है, और इस स्ट्रक्चर को लेबल किया है ऐसे ऐसे दिखने वाले को डी। अब आपको मुझे बताना है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आपको मुझे बताना है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। क्या लग रहा है ये क्या होंगे? चलो इस तरीके से काम करते हैं अपन कि आप ऐसा नोट करो, ये मैं बता देती हूँ। देखो डायग्राम क्लियर नहीं है थोड़ा सा, तो इसको ना ऐसे लेबल किया हुआ है, यहाँ पे दो लेयर्स बनाई है, अंदर की लेयर लेबल्ड है, अंदर की लेयर लेबल्ड है। तो ऐसा समझो कि हम सबसे पहले देख लेते हैं डी क्या है। तो मुझे लग रहा है भैया कि डी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो ये। अब मैं देख लेती हूँ फिर सी क्या है। सी दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, इधर भी है इधर भी, तो भैया या तो ए डी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे देखना ए क्या है। बाहर की चीज़ अगर लेबल की होती तो होती सेल वॉल, पर लेबल करी है अंदर वाली लेयर जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर हो जाएगा मेरा बेटा ए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसी जब लेबलिंग्स आए तो ध्यान से देखना लाइन कहाँ तक जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेबल्ड है या सेल वॉल लेबल्ड है, तब जाके हम अपना आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बताया था मैंने, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया था जिसके अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी थी, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसके अराउंड 75 एंगस्ट्रॉम उसकी थिकनेस हमें बताई गई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल, और यहाँ पर भी क्या पार्ट्स हैं हमको आइडेंटिफाई करने हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम इन सबसे पहले देख लेते हैं वो पार्ट जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन दे रखा है उनने, बी देख लेते हैं। चलो क्या है बी, क्या दिख रहा है हमें, बी हमें दिख रहा है न्यूक्लियस। यहाँ पर बी में हमें एक ही ऑप्शन न्यूक्लियस दिख रहा है, तो बाकी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल है। सी माइटोकॉन्ड्रिया है, हाँ जी, सॉसेज शेप स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया है। और डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो आंसर हमारा हो गया ए। तो ऐसे हम इसको डील कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 4 में पूछा है द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज। इन्हें हमसे कहा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे हम स्टडी कर रहे हैं और जिसपे सारा स्टडी चल रहा है, दैट इज इरिथ्रोसाइट, यानी कि RBCs ऑफ ह्यूमन। वेरी वेल डन। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and has a polar head and a non-polar tail as shown in the figure. Which option represents the correct arrangement of lipids in a bilayer? तो lipids bilayer में कैसी अरेंज होती है, polar head on the outer side and tails toward one another. तो tail दोनों की एक तरफ, head अलग अलग, तो इस तरीके से अरेंज होती है। तो ये है bilayer का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन। इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, शो लैटरल बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट विद इन द बाइलेयर,
ऑल ऑफ दीज। तो ये पूछ रहे हैं कि इंटीग्रल जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, वो कैसे हो सकते हैं। तो देखो बुक में लाइन थी, दे कैन बी कंप्लीटली और पार्शली एम्बेडेड, ठीक है, दे कैन बी कंप्लीटली और पार्शली एम्बेडेड। साथ में ये भी लिखा था, दे शो लैटरल मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर। मैंने क्या कहा कि वो लैटरली मूव करते रहते हैं प्रोटीन्स, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बच्चा डी ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज, अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब फ्लूइड मोजाइक थ्योरी के हिसाब से कैसा है वो? क्वाजी फ्लूइड है। कैसा है वो? क्वाजी फ्लूइड है। तो फ्लूइडिटी, फ्लूइड पे मत चले जाना, उसमें क्लियरली लिखा है इट इज क्वाजी फ्लूइड इन नेचर। 11th क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन्स possess lipid, protein and carbohydrate. Ratio of protein and lipid varies considerably in human beings. The membrane of the RBC has approximately, क्या ज़्यादा था? क्या ज़्यादा था? मुझे तो बेटा बहुत अच्छे से याद है कि प्रोटीन ज़्यादा थे। प्रोटीन थे 52% और मेरे लिपिड्स थे 40%, और जो बचे हुए 8% थे वो क्या थे? वो थे मेरे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आंसर हो जाएगा मेरे लिए 40% लिपिड्स एंड 52% प्रोटीन्स, ठीक है, एंड 52% प्रोटीन्स। तो देखो कितनी बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं, चीज़ों को इधर उधर हिला देते हैं। अब देखो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स अकर इन, किस में मिलेंगे? ग्रीन प्लांट्स में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे। कहाँ मिलते हैं? केवल सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं एनिमल्स में। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। अरे वाह, फिर से एक और डायग्राम, मेरा एक और डायग्राम आ गया है बच्चा। ABCDE लेबल्ड है, ठीक है, यहाँ पर बताना है क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिना उस ऑप्शन को देखे पहले तो कर लेते हैं क्या क्या है। B है मेरा न्यूक्लियस, D है मेरा न्यूक्लियर पोर, C क्या है मेरा? C है मेरा RER, A है मेरा राइबोसोम और E है मेरा बेटा SER। अब इन चीज़ों को देख के बताओ आंसर क्या होगा। तो A राइबोसोम कहाँ लिखा है? A राइबोसोम कहीं लिखा है? अरे ये A राइबोसोम क्यों नहीं मिल रहा मुझे? A राइबोसोम, हाँ मिला, A राइबोसोम, A राइबोसोम, A राइबोसोम, चलो ठीक है, A तो राइबोसोम है। फिर CRER कहाँ लिखा है? CRER, चलो तो मतलब या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। अब मैं देख लेती हूँ ESER कहाँ लिखा हुआ है। ESER कहाँ लिखा हुआ है? तो ESER यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है E में? यहाँ पर E में कुछ नहीं लिखा। D में न्यूक्लियस, D में लिखना होना चाहिए न्यूक्लियस, तो D में है न्यूक्लियस, हाँ D में तो बेटा न्यूक्लियर पोर होगा, D में तो न्यूक्लियर पोर होना चाहिए था। तो D में आएगा बच्चों न्यूक्लियर पोर, D में आएगा न्यूक्लियर पोर, ठीक है। B में आएगा न्यूक्लियस, B में आएगा न्यूक्लियस, E में आएगा SER। ओहो हो, ये देखो क्या गेम खेल गए, और आंसर हो गया इस खुशी में हमारा B, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाएगा C में। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों लेबलिंग सिर्फ इधर ही सही लिखी हैं, इधर ही सही लिखी हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? D हमारा न्यूक्लियर पोर है, तो D न्यूक्लियर पोर हमारे पास इधर ऑप्शन था, B न्यूक्लियस हमारे पास इधर ही ऑप्शन था। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सिर्फ ER लिखा है, बट ER तो लिखा है, तो इसीलिए हमने बाकी दोनों ऑप्शंस को छोड़ते हुए B को चूज किया है। तो तुमने देखा कितना क्लोज क्वेश्चन था, इतने भयंकर लेवल पे क्लोज क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमको बहुत प्रिसाइजली अपने सारे ऑप्शंस को जज करना पड़ेगा। अगर मैं जल्दबाजी में भी A टिक कर देती तो मैं -5 में चली जाती, तो मेरे और मेरे कॉम्पिटिटर के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस होता, मतलब हज़ारों रैंक का डिफरेंस होता, और भैया मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती। तो हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बच्चा, आपको बता दूं इस चैप्टर से कम आप 4 क्वेश्चन श्योर शॉट और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 16 से लेकर 20 नंबर आपको इसी एक चैप्टर से मिल जाएंगे। तो आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो 16 से लेकर 20 नंबर को कंफर्म करने के लिए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ध्यान से करो। अब देखो, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फिगर तो दिख गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दिस फिगर शोज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं तो दिस फिगर शोज रफ, मुझे नहीं लगता।
दिस फिगर शोज गोल्गी अपैरेटस हैविंग सिस्टर्नी, बिल्कुल, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, गोल्गी अपैरेटस है और हमें सिस्टर्नी दिखाई दे रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में फिल इन द ब्लैंक्स बताने। इन अ प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू, बुक का ही क्वेश्चन है, इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। In plants, the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other materials dash concentration gradient into the vacuole against the concentration gradient into vacuole। तो में आएगा against the concentration gradient क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही थी, hence the concentration is significantly higher in the vacuole। तो यहाँ concentration इससे बढ़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा B और C। तो 90% अगेंस्ट और हायर, अभी तक हमारा ये आंसर सही जा रहा है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट द फूड वैक्यूल इज, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल सेल्स डू नॉट पजेस। एनिमल सेल्स में क्या नहीं होता है? नहीं होता है। एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इनके पास भी ATS टाइप का राइबोसोम होगा। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम इनके पास होता है। सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए प्लाज्मोडेस्मेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल वॉल अगर होती तो उसको ट्रांसवर्स करने के लिए हमें प्लाज्मोडेस्मेटा लगता, तो इसीलिए यहाँ आंसर है ए, प्लाज्मोडेस्मेटा। आई होप हमें ये चीज़ भी समझ आ रही हो। क्वेश्चन 17 है, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है? गोल्गी अपैरेटस मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, occurs in animals only, is found in prokaryotes, is a site for rapid ATP synthesis। तो नहीं, 17 का आंसर है मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है। देखो 18th क्वेश्चन है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी बुक से। सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। एंडोसाइटोसिस और सिक्रीशन के लिए, हाँ जी हाँ है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस के लिए बेशक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है और वहाँ हमसे हो जाती है चूक, जो हमें नहीं करनी है क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव है। हमारी एक छोटी सी गलती सामने वाले का बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकती है, तो हमें ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल ऑर्गेनेल कनेक्ट्स न्यूक्लियर एनवेलप विथ सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप विथ सेल मेम्ब्रेन, तो वही भैया जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के जा रहा था और दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था। कौन था ये था हमारा ER, ये था हमारा ER। तो आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग A and B एंड चूज द कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें से हमें जो जो पता है हम पहले उसको चूज कर लेते हैं। देखो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़े हैं सिस्टर्नी, ठीक है, तो पैरेलली स्टैक्ड सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने हमने पढ़े हैं, हमको पता है ये क्या होता है, ये होते हैं, क्या होते हैं ये, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी बॉडी। तो बी का आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पिल्लाई हमको ऑलरेडी पता है कि पिल्लाई क्या होते हैं, पिल्लाई होते हैं इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। फिम्ब्रे हमको ऑलरेडी पता है होते हैं स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स। तो देख लेते हैं इतनों में हमें आंसर मिल गया है क्या। तो मैं अगर बी की बात करूंगी तो 3 होगा, डी की बात कर रही हूँ तो 5 है, तो B3 D5। ओके, 2 ऑप्शन है मेरे पास। फिम्ब्री की बात कर रही हूँ तो ई का आंसर है 4, तो ई का आंसर है 4। ओके, तो मैं अभी तक इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। अब मुझे पता होना चाहिए थाइलाकॉइड और क्रिस्टे के बारे में, ठीक है। थाइलाकॉइड और क्रिस्टे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। हमने अभी पढ़ा नहीं है, पर चलो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो ऐसे हाईली फोल्डेड होती है, उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं बेटा क्रिस्टे, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, क्रिस्टे। तो ये इनफोल्डिंग्स होती हैं इन द मैट्रिक्स, मतलब ए का आंसर है 2। और थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं डिस्क शेप्ड सैक्स इन द मैट्रिक्स। मतलब ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस सैक्स इन दी स्ट्रोमा। तो ये ऐसे सैक्स होते हैं, झोले जैसे स्ट्रक्चर्स, एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, जैसे ग्राना कहते हैं। तो ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड कहा जाता है। तो ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स यानी कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों थाइलाकॉइड। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्रिस्टे का आंसर हो जाएगा 2, थाइलाकॉइड का आंसर हो जाएगा 1। तो आंसर है हमारा ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन 21 पूछ रहा है लाइसोसोमल एंजाइम्स किस पीएच पे एक्टिव है। ऑप्शन क्या है 7, 8, वेरिएबल और 5। बुक में क्या लिखा है, दे आर एक्टिव एट एन एसिडिक पीएच, दे आर एक्टिव एट एन एसिडिक पीएच। वेरिएबल चूज कर लूंगी तो फिर तो अल्कलाइन भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है वो है 5 एट अ पीएच ऑफ 5 विच इज एन एसिडिक पीएच। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच इज अ पार्ट ऑफ एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन अ यूकैरियोटिक सेल। विच ऑफ देम इज अ पार्ट, मतलब इनमें से कौन हिस्सा है, कौन हिस्सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, पेरोक्सिसोम भी नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, हिस्सा कौन है, हिस्सा है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस इज अ पार्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन 23 पे, असर्शन रीजन क्वेश्चन का पहला वाला। इसमें पूछा है बच्चा इन अ यूकैरियोटिक सेल एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सीन। रीजन लिखा है बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। बिल्कुल, बिकॉज डाला मैंने, मुझे आंसर एकदम सही लगा, मतलब रीजन एक करेक्ट रीजन है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू थे। तो आंसर ऐसे क्वेश्चंस में ए हो जाता है, क्योंकि ए कहता है कि असर्शन सही है और उसके लिए जो आपने रीजन बताया है वो उसका करेक्ट रीजन भी है। मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा है इन द सेल मेम्ब्रेन द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाँ जी, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है असर्शन का। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner side। जी, तो इसका रीजन भी एकदम सही है कि मेम्ब्रेन में जो नॉन पोलर टेल्स है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उनको प्रोटेक्ट करके रखा है एक्वस एनवायरनमेंट में, बिकॉज लिपिड्स को हमने इस तरीके से अरेंज किया है कि पोलर हेड बाहर की तरफ जा रहा है और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ आ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में एग्जैक्टली ट्रू है। इसको अगर हम ऊपर नीचे लिखते तो ये इसका एक आइडियल रीजन हो जाता कि इसको ऐसे इसीलिए रखा है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है, बट इनने उल्टा लिखा है, पहले रीजन लिखा है बाद में स्टेटमेंट लिखा है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम कहते हैं कि असर्शन और रीजन करेक्ट है, भले एक दूसरे से रिलेटेड है पर वो उसको करेक्टली जस्टिफाई नहीं कर रहा, जस्टिफिकेशन उल्टा हो गया है बेटा, इसीलिए हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा है गोल्गी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद ईआर। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। The number of proteins synthesized by ribosomes on the ER are modified in the cristae of the Golgi body before they are released from the transpace। जी, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यही रीजन है कि वो उसके क्लोज एसोसिएशन में रहता है। Which is not a constituent of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन का कौन पार्ट नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स में क्या क्या हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। क्या नहीं होता, प्रोलिन। तो प्रोलिन नाम की कोई चीज़ हमने नहीं देखी, प्रोलिन सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। 27 की हम बात कर रहे हैं तो इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज, तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा है बेटा, उसके अंदर क्या भरा है, वैक्यूल के अंदर क्या भरा है, वैक्यूल है मेम्ब्रेन बाउंड, उसके अंदर भरा है वाटर और भरा है बहुत सारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, प्लाज्मोडेस्मेटा आर। प्लाज्मोडेस्मेटा कैसे होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं बच्चा कनेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट और द नेबरिंग सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, दैट इज कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। तो ये है हमारे प्लाज्मोडेस्मेटा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन इज आस्किंग अस मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। मिडिल लैमेला किस चीज की बनी होती है, तो याद करो मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट की, कैल्शियम पेक्टेट की। तो आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्गल सेल वॉल किसकी बनी है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बाय द वे। एल्गल सेल वॉल किसकी बनी है, तो एल्गल सेल वॉल किसकी बनी थी, सेल्यूलोज की, गैलेक्टिन्स की, मैनिन्स की और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। इसका क्या बना है, हायर प्लांट्स की सेल वॉल बनी है बाकी चीजों की, बट बी और सी जो ऑप्शंस है उससे बनी है एल्गल सेल वॉल। मूव करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 31 पे। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज। बुक की लास्ट लाइन इन गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का काम है ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन। किस चीज में काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर करने में, एनर्जी का तो नाम भी नहीं था वहाँ, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स। थोड़ा फैंसी लग रहा है पर प्रोटीन लिपिड तो लिखा है। इन ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं भैया क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा फिर,
इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है बी। और बी में क्या लिखा है कि ट्रांसलेशन के बाद, मतलब एक बार प्रोटीन बन जाए उसके बाद उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, तो उसके बाद ही उसके अंदर चेंजेस करता है प्रोटीन्स में और लिपिड्स में ग्लाइको ऐड करवाता है, ग्लाइको, इसीलिए वो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। इसीलिए ऑप्शन होगा बेटा 32 का करेक्ट बी। तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारे लिए बी। मूव करते हैं क्वेश्चन 33 पे। 33 क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कि मेजरली लिपिड्स कहाँ बनते हैं? लिपिड्स कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आंसर हो जाएगा DSER। क्या हो जाएगा आंसर? DSER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन 34 पे। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अब देखो भैया ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सिंगर एंड निकोलसन तो बोला, अब इसमें उसके आगे उसके इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं, इसके आगे उसके इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं। तो फटाफट से एक काम करो, बुक खोल लो और बुक खोल के देख कर बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। और इसको याद भी इसी तरीके से करना कि इनके इनिशियल्स भी याद रखने पड़ेंगे। इतना क्लोज ऑप्शन है कि सिंगर एंड निकोलसन तो सब में है, पर आगे लिखी हैं अजीब अजीब चीजें। अजीब अजीब चीजें क्यों? क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन है कि ये तक लिखा हुआ है SS सिंगर JL निकोलसन, SJ सिंगर HL निकोलसन, SJ सिंगर GL SS GL। तो फटाफट से खोलो, सोचो और मुझे बताओ कि इसका आंसर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। इसका आंसर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन अगर आया है तो हमने बहुत ध्यान से बुक पढ़नी पड़ेगी। और जब ध्यान से बुक पढ़ोगे ना तो समझ आएगा इसका आंसर है SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। तो इसका आंसर है C। ठीक है, मतलब हम किसी का भी इनिशियल भी मिस नहीं कर सकते हैं, इतना क्लोज क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब देखो मूव करते हैं क्वेश्चन 35 पे। टोनोप्लास्ट इज अ सराउंडिंग ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल। ठीक है, तो ये वैक्यूल की सराउंडिंग है मेम्ब्रेन। ठीक है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। मूव करते हैं 36 पे। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स के लिए क्या सही है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कुछ पावर वावर नहीं बनाता है, कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड इसका काम नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच पे, बेशक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कराता है, ये कराएगा तो फिर गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा? इसीलिए इसका आंसर है बेटा बी। इसका आंसर है बी। सो आई होप तुम लोग को क्वेश्चंस करते करते ये चीज रियलाइज हो रही होगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना बेटा कि बुक की इतनी थ्योरी में से हर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए बुक कम से कम 20 बार 25 बार पढ़ी हो, तब जाके ये सारी चीजें दिमाग में फिट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर एनवेलप किस चीज की हेल्प से बना है? तो न्यूक्लियर एनवेलप किस चीज से बना है भैया? प्रोटीन्स और लिपिड से बना है, मतलब बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन हमें मिलता तो हम दोनों चूज कर लेते, ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा तो हमें चूज करना पड़ेगा RER, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आया था, उस साल RER को करेक्ट आंसर दिया गया था। दो चूज करने के ऑप्शन होते तो B और C दोनों चूज किए जाते। मूव करते हैं क्वेश्चन 38 पे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है किस चीज में? फैटी एसिड्स के ब्रेकडाउन में, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेटरी वेसिकल्स में, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में। तो इसका काम है सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाना, अलग अलग चीज़ों को डालकर इधर उधर भेजना सेक्रीशन के लिए। तो इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आपको क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं याद करो। एक तो हमें मिलते हैं सिस्टर्नी, एक हमें मिलते हैं ट्यूब्यूल्स और एक हमें मिलते हैं बेटा वेसाइकल्स। तो आपको यहाँ पर सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स मिलेंगे। इतना क्लोज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना क्लोज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। Lysosomes are organelles in eukaryotic cells that contain digestive enzymes to digest macromolecules. Assertion तो बच्चा ट्रू है। रीजन की बात करते हैं। Lysosomes are also called phagolysosomes, heterophagosomes और digestive vacuoles। तो फिर से वही बात हो गई कि जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट ये भी सही है, पर ये ऊपर वाले का रीजन नहीं है। उल्टी बात है कि ये जो स्टेटमेंट है उसका रीजन ऊपर लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बी ऑप्शन चूज करते हैं कि एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट जो रीजन में लाइन लिखी है वो एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ से बी। ठीक है, तो
आंसर हो जाएगा हमारे लिए यहाँ से भी। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल का फर्स्ट पोर्शन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक बेटा हमने सब कुछ आज देख लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस किए आज क्लास में। आई होप कि आप लोगों को बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि किस तरीके से हमें बुक रीड करनी है, कैसे हर लाइन समझनी है, हर डायग्राम देखना है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हमने आज कंप्लीट किया यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स की। तो नेक्स्ट क्लास टाइम पे अटेंड करिएगा, बिल्कुल क्लास आइएगा। उससे पहले बुक बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा 2-3 बार और आई होप आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं पढ़ना मेरे साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। इट विल बी वेरी नाइस टू हेयर इट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा।